हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे L1 कोचिंग के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग क्लास 9 की स्टडी कर रहे हैं। क्लास 9 के सिलेबस को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और पहला टॉपिक इज़ ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर। और पहले टॉपिक का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। दक्ष, वंदना, उत्कर्ष, ममता, आशुतोष, अम्बरीश, सुधीर, दिव्यांशु, श्रेया एंड उत्कर्ष देर। तो हमारी जो क्लास है वो लिंक पे भी चल रही है और साथ ही साथ L1 एस्पायर ऐप पे भी चल रही है। आई होप सो इट इज़ ऑल्सो रनिंग ऑन L1 एस्पायर ऐप। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर नंबर होगा लेक्चर नंबर 15। और अभी तक आपका अगर कोई डाउट रह गया है, कोई कॉन्सेप्ट कमज़ोर है, आप खुद से सवाल पूछिए और उसका जवाब खोजिए कि क्या आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट, पहले चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। ये सवाल बच्चों को अपने से पूछना चाहिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करने से पहले आपको ये सवाल एकदम पूछना चाहिए कि अभी तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। और इस सवाल से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके मन में ही एक आवाज़ आएगी कि यस, माय कॉन्सेप्ट इज़ कम्प्लीटली क्लियर, आई एम ओके विद दैट। और आपके मन में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से आप फाइनल एग्जामिनेशन में अपना फुल पोटेंशियल देते हैं, एक अपना अच्छा परफॉर्मेंस देकर आते हैं, 100% मार्क्स पाते हैं। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ, अपने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं कि अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। हमने कल के लेक्चर में, कल हमारा प्रीवियस लेक्चर था। ओके श्रेया, आपके पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन रेज करिए। उत्कर्ष सर, मेरा क्लास स्टार्ट नहीं हुआ। उत्कर्ष त्रिपाठी, आप तो दोनों तरफ दिख रहे हैं, हमारे लिंक वाले पोर्शन में भी दिख रहे हैं और L1 एस्पायर ऐप पे भी दिख रहे हैं। गुड इवनिंग तो आपने बोले ही L1 एस्पायर ऐप पर, ठीक है। श्रेया सवाल पूछिएगा। ओके बच्चा। और सुप्रीत, गुड इवनिंग। हाँ उत्कर्ष सर, हो गया, बिल्कुल हो गया। तो श्रेया अपना सवाल पूछिएगा, तब तक हम प्रीवियस लेक्चर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन फिजिकल स्टेट बताया था कि कैसे हम लोग प्रेशर को चेंज करके, प्रेशर को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको इवापोरेशन के बारे में बताया था। इवापोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि इवापोरेशन इज़ अ स्पॉन्टेनियस फिनोमेना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म या वेपर फॉर्म, लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके सुधीर सर, आई कांट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल बिहाइंड द इवेपोरेशन। फिर से हम बात करेंगे सुधीर, घबराने की बात नहीं है, मैं आपको फिर से बताऊंगा। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग लिक्विड को वेपर फेज में कन्वर्ट करते हैं, स्पॉन्टेनियस होता है, और बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट अभी अचीव नहीं होता है, उसी के नीचे लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज कर जाता है। और फिर जाते जाते मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल बिहाइंड द इवापोरेशन, और प्रिंसिपल बिहाइंड द इवापोरेशन में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल हीट प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में हीट मौजूद है, सूरज है, सूरज की वजह से क्या है, हमारा एनवायरमेंट हीटेड फॉर्म में रहता है। जब सूरज ज़्यादा होता है, मतलब कि सूरज तेज़ चमकता है तो ज़्यादा हीट होती है, और जब कम चमकता है तो कम हीट होती है। तो हमारे एनवायरमेंट में हीट मौजूद होती है और उसी हीट की वजह से हमारा लिक्विड जो है वो वेपर फेज में कन्वर्ट करता है। मैंने एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको बताया था वो ये बताया था कि इवापोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना। कहने का मतलब केवल सरफेस का जो लिक्विड होता है, केवल सरफेस का जो लिक्विड पार्टिकल होता है वो इवापोरेट करता है, नीचे का लिक्विड पार्टिकल इवापोरेट नहीं करता है। कारण क्या है
क्योंकि सरफेस इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से कौन सबसे डायरेक्ट कांटेक्ट में है? सरफेस ही तो कांटेक्ट में है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था ना कि हमने यहाँ पर बीकर ले लिया, इस बीकर में हमने पानी भर दिया, ये जो पानी का सरफेस है एंड दिस सरफेस इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एनवायरमेंट। और जो हमारा एनवायरमेंट है, इस एनवायरमेंट में है क्या बेटा? इस एनवायरमेंट में हीट मौजूद है, क्योंकि सरफेस ऑफ द लिक्विड इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एनवायरमेंट। सो दिस इज व्हाई सर इवापोरेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस। सरफेस का ही पार्टिकल जो है हीट को एब्जॉर्ब करके, क्या बच्चा? हीट को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट कर जाता है? वेपर फेज में कन्वर्ट कर जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि लिक्विड तब तक वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं मिलेगा जब तक उसको हीट मिले, और हीट किसके बराबर मिले? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर मिले। मतलब कि सरफेस का जो वाटर पार्टिकल है, लिक्विड पार्टिकल है, वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और कितना हीट को एब्जॉर्ब करेगा? पूरा का पूरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर। तभी जाकर लिक्विड जो है वो वेपर फेज में कन्वर्ट करेगा। ये बात तो एकदम इम्पॉर्टेंट मान लीजिए, एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि थोड़ा मोड़ा हीट ही एब्जॉर्ब करके इवापोरेट नहीं करेगा, उसको पूरा का पूरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए, तभी वो क्या करेगा? इवापोरेट करेगा, और उसको मिल भी जाता है। ठीक है, अच्छा अब सवाल पर आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे सवाल क्या है। सर चैप्टर खत्म होने में कितना लेक्चर है? बस एक और लेक्चर हम लेंगे, ओनली वन मोर लेक्चर। 15वां है, फिर 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 विल बी द फाइनल वन। सर आई कांट स्टैंड द प्रिंसिपल बिहाइंड। बच्चा मैं सुप्रीत और सुधीर मैं यही बताऊंगा कि कैसे होता है। ओके बच्चा। और सर आई हैव अ क्वेश्चन दैट इज गिवन एन एग्जांपल विच इंडिकेट्स, एक मिनट जस्ट, यहाँ पर कुछ मुझे दिखता नहीं है। ओके, यहाँ पे लिखा, आपने लिखा हुआ है कि सर हैव अ क्वेश्चन दैट इज गिवन एन एग्जांपल व्हिच इंडिकेट्स दैट इवापोरेशन इज एन एंडोथर्मिक फिनोमेना। कि इवापोरेशन कैसा फिनोमेना हो? एंडोथर्मिक फिनोमेना है। बिल्कुल एंडोथर्मिक फिनोमेना है, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अगर कोई सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। जो हमारा प्रोसेस होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है एंडोथर्मिक और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक। इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब एक वर्ड आ गया है तो उसको जान भी लेते हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब हीट इज एब्जॉर्ब्ड। अगर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है दैट इज एंडोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक का एग्जांपल होता है हीट इज रिलीज्ड। अगर हीट रिलीज होती है, एनवायरनमेंट में रिलीज होती है, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो दो तरह का हो गया, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। सर वॉइस डबल आ रहा है, आप रिफ्रेश करिएगा, वॉइस सिंगल हो जाएगा। ठीक है, वॉइस सिंगल हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश कर लीजिएगा, वॉइस सिंगल हो जाएगा, डबल नहीं होगा। एको कर गया होगा तो रिफ्रेश करने पर एको वाला काम खत्म हो जाएगा। और घबराइए मत सुप्रीत, मैं आपको बताऊंगा, और बाकी बच्चे जिनको समझ में नहीं आया कि प्रिंसिपल क्या होता है, आज मैं फिर से उसको समझा देता हूँ। तो जो आप बोल रहे हैं कि इवापोरेशन क्या होता है? एंडोथर्मिक, एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करता है वाटर, तभी जाके इवापोरेशन होता है। सो दिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। समझ में आ गई बात? बोल बच्चा, समझ में आया? श्रेया, श्रेया समझ में आया? ओके, तो मैं प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा था कि प्रिंसिपल होता है
कि सरफेस पार्टिकल ऑफ द लिक्विड, ध्यान से सुनिएगा, जिनका कॉन्सेप्ट कमजोर है वो ध्यान से सुनेंगे, कि सरफेस पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में मौजूद हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कौन? सरफेस का पार्टिकल। किसका पार्टिकल? लिक्विड का पार्टिकल। और एब्जॉर्ब करने के बाद उस पार्टिकल के अंदर एनर्जी बढ़ने लगती है। ऑब्वियस सी बात है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ने लगेगी। और अगर पार्टिकल ने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, किसके बराबर? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो उस पार्टिकल का पक्का वेपर फेज में जाना तय है। तो उस पार्टिकल का वेपर फेज में जाना बिल्कुल तय है। लिख के रख लीजिए कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जब तक उसको नहीं मिलेगा, मतलब कि उतना हीट नहीं मिलेगा जितना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर है, तब तक पार्टिकल वेपर फेज में कतई नहीं जाएगा, और वो तभी जाएगा जब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसको मिलेगा। समझ में आ गई बात? ममता, एंडोथर्मिक क्या होता है? एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि यह हीट को एब्जॉर्ब करना। जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर हमारी बॉडी एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करती है तो दैट इज अ एंडोथर्मिक, और अगर हम एनवायरनमेंट में हीट को रिलीज करते हैं दैट इज अ एक्सोथर्मिक। बस इतना ही फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है बच्चा। तो दैट वाज अ समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। मैं कल जाते जाते आपको ये बताया था, और बताने से पहले हम सवाल लिखते हैं। देखिए सवाल क्या है, सवाल बड़ा सिंपल सा है, वार्म अप योर ब्रेन वाला सवाल। Which of the following factor is are responsible for the change in state of dry ice when kept exposed to air? अदक्ष, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस एक अलग चीज है, हाँ वो भी बात है कि एंडो वर्ड है, एंडो का मतलब इनसाइड। तो एंडोस्मोसिस में ऑस्मोसिस अंदर की तरफ होता है, मतलब कि वाटर अंदर की तरफ आता है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस। तो एंडोथर्मिक वही होता है, अंदर की तरफ हीट आता है। एंडो का मतलब अंदर की तरफ, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है। एंडो का मतलब अंदर की तरफ, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो अगर बॉडी के अंदर या सब्सटेंस के अंदर हीट एब्जॉर्ब होता है तो वो एंडोथर्मिक, अगर सब्सटेंस हीट को रिलीज करता है तो वो एक्सोथर्मिक। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्टेट ऑफ ड्राई आइस व्हेन केप्ट एक्सपोज टू एयर? बिल्कुल सही, ड्राई आइस जो है अपने स्टेट को चेंज कर देता है जब हम एयर में एक्सपोज करते हैं। किसकी वजह से? इंक्रीज इन प्रेशर की वजह से, इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से, डिक्रीज इन प्रेशर की वजह से, डिक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर नहीं है, वो टेम्परेचर है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो बताइए कौन सा आंसर सही है? विच ऑफ द आंसर इज करेक्ट? ओके, बच्चे बोल रहे हैं कि बी इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्या बी सही आंसर नहीं है, या क्या बी सही आंसर है? इंक्रीज इन प्रेशर की वजह से, हमें पता है कि इंक्रीज इन प्रेशर की वजह से वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। पर यहाँ पर बात किसकी हो रही है? सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कि इंक्रीज इन प्रेशर कतई नहीं होगा। काट दिए, स्ट्राइक आउट कर लिए। इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से हो सकता है? बिल्कुल सही, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तभी सब्लिमेशन होता है, और ड्राई आइस जो है एक सब्लिमेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ये आंसर तो सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। डिक्रीज इन प्रेशर की वजह से, क्या डिक्रीज इन प्रेशर की वजह से भी होता है? बिल्कुल सही, क्योंकि हम लोग ड्राई आइस को जब भी पैक करते हैं तो हाई प्रेशर पे पैक करते हैं, कि हाई प्रेशर पे रहेगा तभी पार्टिकल जो एकदम पास पास रहेगा, सॉलिड की तरह रहेगा। तो हाई प्रेशर पे हम लोग ड्राई आइस को पैक करते हैं, और जैसे ही हम ड्राई आइस का पैक ओपन करते हैं तो प्रेशर हमें तुरंत घट जाता है, और जब प्रेशर तुरंत घटता है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर सॉलिड जो है सीधे वेपर फेज में चला जाता है। मतलब कि सी भी सही आंसर है, और डिक्रीज इन टेम्परेचर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी, और होना भी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में लिया था इज आर।
तो आंसर हो जाएगा बी एंड सी। बी और सी दोनों होगा। बहुत सारे बच्चों ने हड़बड़ी में बी लगा दिया जिसकी वजह से गड़बड़ी हो गई, और कुछ बच्चों ने बी और सी रिप्लाई किया है जो कि सही है। ठीक है, ममता यादव, अक्षय, दक्ष, सुप्रीत, साहिल। ओके, एक बार बी आंसर दिया, एक बार सी दिया है, तो सबको समझ में आ गया ना। तो हम लोग ये बोल देते हैं कि अगर हमें, अब देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिए और अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि हम लोग फेस का चेंज जो है टेम्परेचर बदलने से भी कर सकते हैं और प्रेशर बदलने से भी कर सकते हैं। पर अगर हम लोग दोनों चीज को बदलें तो फेस चेंज बहुत तेजी से हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और साथ ही साथ प्रेशर को घटाएंगे। जब टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ साथ प्रेशर को घटाएंगे, मतलब कि दोनों चीज़ साथ साथ करेंगे, तो बहुत जल्दी गति से या बहुत जल्दी तरीके से सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग यही करते हैं कि अगर हमें ड्राई आइस बनाना है, मतलब कि गैसियस CO2 को सॉलिड CO2 में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग केवल टेम्परेचर के भरोसे नहीं रहते, हम लोग प्रेशर का भी इस्तेमाल में लाते हैं। मतलब कि टेम्परेचर को घटाएंगे, साथ ही साथ प्रेशर को बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे, तुरंत हमारा गैसियस CO2 सॉलिड CO2 में चेंज कर जाता है, डिसब्लिमेशन हो जाता है या फिर डिपोजिशन हो जाता है। समझ में आई बात सबको? तो दोनों चीज़ का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एक का भी कर सकते हैं, पर दोनों का करेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी। दैट इज़ द वार्म अप वाला सवाल, और मेरे ख्याल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है, छोटा से छोटा डाउट है, तो डाउट जो है वो ज़रूर पूछिए। ओके, चलिए तो हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और कल जाते जाते मैंने आपसे बताया था कि मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे इवापोरेशन जो है वो बॉइलिंग से डिफरेंट होता है। बिल्कुल डिफरेंट होता है इवापोरेशन। सर ड्राई आइस को ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि दिखने में एकदम आइस की तरह होता है, एकदम आइस की तरह। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन रियल आइस है और कौन ड्राई आइस है। और दूसरा, हम लोग उसको ड्राई बोलते हैं क्योंकि जब आइस मेल्ट करता है तो वो लिक्विड देता है, और जब ड्राई आइस मेल्ट करता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, पानी है ही नहीं, तो पानी कैसे मिलेगा? तो इसलिए इसको बोलते हैं ड्राई आइस। इसके हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई आइस इज ओनली सरफेस फिनोमेना, इट इज स्लो प्रोसेस, इट ऑकर्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सही अक्षय, आपने तो एकदम सही बताया है। डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड वेपराइजेशन ऑलमोस्ट सेम होता है। साहिल सर इवापोरेशन में जो मॉलिक्यूल इवापोरेट होता है उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होता है? नहीं बेटा, उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल नहीं होता है, ठीक है, वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ड्राई आइस CO2 से बनता है और नॉर्मल आइस जो है वो वाटर से बनता है। बिल्कुल सर, प्रेशर इज़ नॉट क्लियर। क्या प्रेशर क्लियर नहीं है बेटा? कि जब मैंने आपको कल का एक समरी वाला एक चार्ट बनवाया था कि अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, तो हमें प्रेशर को घटाना पड़ेगा। वहीं अगर हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पर हमें प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे तो पार्टिकल करीब जाएगा, और जब हम लोग प्रेशर को घटाएंगे तो पार्टिकल दूर जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। हमारे पिछले लेक्चर को आप रिवाइज कर लीजिए, हम इस पर बहुत बार डिस्कशन कर लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर से डिस्कशन चाहिए। आप बस हमारे प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करिए। ओके, क्या हम ड्राई आइस को घर पे बना सकते हैं? कोशिश करिए, अगर सफल हो गए तो अच्छी बात है, अगर सफल नहीं हुए तो आंसर मिल जाएगा कि नो। ठीक है नालायक हो, ड्राई आइस को घर पे कैसे बना लोगे? बना लेंगे, पर उसके लिए हमें बहुत मशीन्स चाहिए होंगी, प्रॉपर अपैरेटस का सेटअप करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी महंगा हो जाएगा
और मुझे वो यकीन है कि आपके पेरेंट्स जो इतना महंगा महंगा apparatus अभी खरीदने नहीं देंगे, ठीक है। फनी सवाल रहता है कुछ बच्चों का, पर इंटरेस्टिंग भी होता है। तो मैं बोल रहा था कि कैसे इवापोरेशन को हम लोग बॉइलिंग से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये डायग्राम से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमने बॉइलिंग को रिप्रेजेंट किया है और राइट हैंड साइड में इवापोरेशन है। तो आपको कुछ फर्क महसूस हो रहा है? दोनों ही जीआईएफ में, वैसे सिंगल जीआईएफ है, एक लेफ्ट पार्ट बॉइलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट पार्ट इवापोरेशन को। तो बताइए, क्या इसमें आप फर्क महसूस कर सकते हैं कि बॉइलिंग में क्या चीज़ डिफर कर रहा है और इवापोरेशन में क्या चीज़ डिफर कर रहा है? बता सकता है कोई? ये देख ले बच्चा, समझ ले। एक जीआईएफ से आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे। एक जीआईएफ से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मतलब कि ऑनलाइन क्लास में हमें ये फ़ायदा मिल जाता है कि जीआईएफ में या जीआईएफ से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। वेरी गुड अम्बरीश, एकदम सही। जब बॉइलिंग होता है दैट इज अ बल्क फिनोमिना। और एकदम सही आपने पकड़ा है, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। मतलब कि सारा का सारा पार्टिकल जो है इन्वॉल्व कर जाता है। और वहीं अगर हम लोग इवापोरेशन की बात करते हैं तो एज यूजुअल मैंने आपको बताया है कि इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवापोरेशन जो है वो क्या है बेटा? सरफेस फिनोमिना। दैट इज अ सरफेस फिनोमिना। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है और यही सब कुछ डिफरेंशिएट कर जाता है। ठीक है, बिल्कुल बच्चा। तो आप देख रहे हैं कि बॉइलिंग में सारा का सारा पार्टिकल जो है एक साथ ही मूव कर रहा है। सारा का सारा पार्टिकल एक साथ मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल को हमने क्या किया है? अच्छी तरीके से हीट प्रोवाइड कर दिया है। सारे के सारे पार्टिकल के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मिल चुका है। तो इस वजह से सारे के सारे पार्टिकल एकदम एक्टिव हो चुके हैं और वो वेपर फेज में जाने के लिए एकदम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि कैसे हम पहले वेपर फेज में जाएं। वहीं अगर इवापोरेशन में देखिए तो केवल सरफेस का पार्टिकल एक एक करके बाहर निकल रहा है। एक पार्टिकल के पास हीट एनर्जी सफिशिएंट मिल गया, निकल भागा। दूसरे के पास मिला, वो निकल भागा। मतलब कि सबसे पहले ऊपर वाला सरफेस निकल के भागेगा, फिर उसके नीचे वाला, एंड सो ऑन। इसी को हम लोग बोलते हैं कि सरफेस फिनोमेना। दैट इज अ सरफेस फिनोमेना। ये क्या है बच्चा? सरफेस फिनोमेना। तो लिख लीजिएगा, evaporation is a surface phenomena whereas boiling is a bulk phenomena. Boiling is a bulk phenomena. What is bulk phenomena? बेटा, बल्क फिनोमेना का मतलब ये होता है कि सारे के सारे पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट हो गया। हमने बीकर में जितने भी पार्टिकल हमने रखे हैं, सारे के सारे पार्टिकल किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर बॉइलिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो बल्क फिनोमेना हो गया। बल्क का मतलब सारे के सारे, सरफेस का मतलब केवल सरफेस, केवल सरफेस। ममता ने पूछा था कि सर वाई, क्यों वाई, ऐसा क्यों? क्योंकि बॉइलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि नीचे से हम लोग ढेर सारा हीट प्रोवाइड करते हैं। हमने चूल्हा लिया और चूल्हे पर हमने एक बर्तन लगा दिया और चूल्हे को ऑन कर दिया, बर्तन में पानी भर दिया। धीरे धीरे क्या होता है? बर्तन एकदम तेजी के साथ हीट करता है, मतलब कि पूरा का पूरा पानी हीट कर देते हैं। तो अचानक से हमने इकट्ठे ढेर सारी हीट प्रोवाइड कर दिया, जिसकी वजह से सारा का सारा पार्टिकल को हीट मिल रहा है अचानक से। और वहीं इवापोरेशन में क्या है? हम कोई भी हीटिंग नहीं कर रहा है, बस एनवायरनमेंट का हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बल्क? मैंने अभी बताया अक्षय कि बल्क का मतलब क्या होता है? सारे के सारे पार्टिकल। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन। अब जो इवापोरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो इवापोरेशन में हम लोग अब कुछ और चीज़ें जानते हैं, इंपॉर्टेंट बात जानते हैं कि क्या इवापोरेशन के रेट को, मतलब कि सरफेस से जो वाटर पार्टिकल इवापोरेट कर रहा है, क्या इवापोरेशन के रेट को
हम लोग वेरी कर सकते हैं, हम लोग बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। देयर आर वेरियस फैक्टर्स बाय यूजिंग विच वी कैन चेंज द रेट ऑफ इवापोरेशन। रेट ऑफ इवापोरेशन कैन बी चेंज, that can be altered by using various factors. So we will be talking about the different factors which affects the rate of evaporation. Heading डालिएगा different factors which affects the rate of evaporation. Different factors which affects the rate of evaporation. एक बच्चे ने 3 फैक्टर्स का नाम दे दिया, बिल्कुल सही, तीनों फैक्टर सही है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे और फ्रेंड्स हैं। हेलो दक्ष, आई एम फाइन, और आप पढ़ाई करिए, हेलो हेलो मत करिए। वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ इवापोरेशन। अगर फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने पर हमें पता है कि हीट की वजह से इवापोरेशन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर चेंज करने पर या हीट के अमाउंट को चेंज करने पर हम रेट ऑफ इवापोरेशन को बदल सकते हैं। कैसे, वो हम डिटेल में आपको बताएंगे। दूसरा होता है सरफेस एरिया, क्योंकि इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, तो सरफेस एरिया कितना है वो भी डिटरमाइन करता है कि इवापोरेशन जल्दी होगा कि स्लो होगा। तीसरा ह्यूमिडिटी, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का कंटेंट क्या है। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। आर्द्रता, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? आर्द्रता, या फिर इसको एकदम कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं उमस। उमस भरी गर्मी है, हम लोग बोलते हैं ना कि आज बड़ी उमस भरी गर्मी है। ये उमस भरी गर्मी का मतलब क्या हुआ कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर मौजूद है, जिसकी वजह से हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो ह्यूमिडिटी भी क्या करता है कि रेट ऑफ इवापोरेशन को डिफर करता है। और चौथा होता है विंड स्पीड, हवा की गति भी डिसाइड करेगी कि इवापोरेशन का रेट फास्ट होगा कि इवापोरेशन का रेट स्लो होगा। So there are 4 different factors by which we can change the rate of evaporation. नाम नोट करिएगा, फिर एक एक करके इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ओके, नोट कर लिया होगा सारे बच्चों ने। ओके, देखते हैं कि यहाँ पर एस्पायर में कोई कमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ओके यहाँ पे सारे के सारे बच्चे ओके सर, क्लियर सर, नोटेड सर है, वेरी गुड। चलिए, तो सबसे पहला हेडिंग डालिएगा टेम्परेचर। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर पर हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे टेम्परेचर के द्वारा हम लोग हीट या रेट ऑफ इवापोरेशन को चेंज करते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में और ठंडी के दिन में आप छत पर अगर कोई कपड़ा सूखने के लिए फैलाते हैं, सुखाने के लिए फैलाते हैं, तो वहाँ पर किस सीज़न में कपड़ा बहुत जल्दी सूखता है? ऑब्वियस सी बात है कि जब गर्मी रहती है, मतलब कि अप्रैल मई के टाइम, अप्रैल में जब भीषण गर्मी रहती है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर जाता है, कभी कभी 50 भी चला जाता है, तो उस भीषण गर्मी में आप कपड़ा ऊपर डालिए, छत पे डालिए, और देखिए 1 घंटे के अंदर सूख जाता है। 1 घंटे के अंदर सूख जाता है, एकदम गर्म, हीटेड, एकदम सूख गया, पानी का नामो निशान नहीं। और वहीं जब आप ठंडी में देखते हैं तो ठंडी में पूरा का पूरा कपड़े को सूखने के लिए पूरा का पूरा क्या होता है, दिन भर लग जाता है, और कभी कभी तो दिन भर में भी नहीं सूखता है। अगर कोहरा पड़ गया तो अगले दिन सूखेगा या उसको सुखाना पड़ता है। तो यहाँ पे फ़र्क क्या कर रहा है? यहाँ पे फ़र्क जो कर रहा है वो टेम्परेचर। गर्मी के दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है मतलब कि हीट एनर्जी ज़्यादा है हमारे एनवायरनमेंट में, और उस हीट एनर्जी की वजह से कपड़ा जल्दी सूख जाता है। और ठंडी के दिन में
टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम का मतलब हमारे एनवायरनमेंट में हीट एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से कपड़ा बड़ा स्लो गति से सूखता है। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इवापोरेशन। ठीक है, लिखिएगा। व्हेन टेम्परेचर इज हाई then evaporation rate is faster. When temperature is high, then rate of evaporation is fast. Then rate of evaporation is fast due to high heat content, due to high heat content in atmosphere, due to high heat content in atmosphere, due to high heat content in atmosphere। जब टेम्परेचर हाई होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट होगा, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में हीट कंटेंट ज़्यादा है। इसको हम लोग एक इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम लोग ये लिख सकते हैं कि रेट ऑफ इवापोरेशन, आप भी लिखिएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन होगा। सर प्लास्टिक इवापोरेट क्यों नहीं करता है? बेटा प्लास्टिक आपका सॉलिड होता है, नालायक। प्लास्टिक सॉलिड होता है, बोल रहा है कि प्लास्टिक क्यों नहीं इवापोरेट करता है। दूध में मलाई क्यों जम जाती है? बेटा हम मलाई जमाने के लिए अभी ये क्लास नहीं कर रहे हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, वो अलग बात है। दूध में मलाई क्यों जम जाती है वो आप लोग 9th क्लास में ही आपको पढ़ना है, पर आगे के लेक्चर में पढ़ना है। सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर पर हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों दूध में मलाई जम जाती है। ठीक है, अभी उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। सर मेरे तरफ बारिश स्टार्ट हो गई है, वेरी गुड। मौसम आपकी तरफ सुहाना हो गया होगा, हमारी तरफ तो गर्मी है। चल नालायकों। हाँ, इवापोरेशन होता है तो मलाई नहीं जमती, नालायकों, एकदम दूध पर ही जाके अटक कर गया। सर आई हैव अ क्वेश्चन, यस श्रेया, दैट इज स्टेट द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग इवापोरेशन रेस्पिरेशन, फ्रॉम विच फिजिकल प्रॉपर्टी डिड यू गेट दिस वैल्यू। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि इवापोरेशन और रेस्पिरेशन में, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं क्वेश्चन को सही तरीके से समझ पा रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इवापोरेशन और रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन बोला है ना, रेस्पिरेशन में हीट लॉस कैसे होता है। बेटा मैं रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग समझता हूँ कि वहाँ पे ब्रीदिंग होना चाहिए, क्योंकि ब्रीदिंग एक अलग चीज़ होती है और रेस्पिरेशन अलग चीज़ होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि रेस्पिरेशन ब्रीदिंग एक होता है, बिल्कुल नहीं। ब्रीदिंग का मतलब होता है कि हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, और रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि बॉडी के सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। हमारी बॉडी को काम करने के लिए ग्लूकोज एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मिलेगी कैसे? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। तो सेल के अंदर, सारे सेल के अंदर जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन, और ब्रीदिंग होता है इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपका जो सवाल है वो ये है कि इवापोरेशन और ब्रीदिंग में रेट ऑफ इवापोरेशन कैसे होता है। देखिए, अगर हम लोग इवापोरेशन की बात करते हैं तो हमारे बॉडी में इवापोरेशन ना होकर हम लोग उसको बोलते हैं पर्सपिरेशन। हमारे बॉडी के सरफेस पर माइन्यूट पोर्स हैं, और उन माइन्यूट पोर्स से स्वेट निकलता रहता है, और ये जो स्वेट है फाइनली क्या होते हैं? इवापोरेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो ठीक है, हमारे बॉडी के सरफेस से स्वेट का इवापोरेशन होता है, और दूसरी तरफ हमारा ब्रीदिंग जो है वो भी क्या करता है? इवापोरेशन करता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं, तो जो एक्सेल करते हैं हम लोग गैस, उसमें वाटर वेपर भी होता है। आपने देखा होगा, गर्मियों में तो नहीं देखने को मिलता है, पर ठंडी के सीज़न में हम लोग बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ग्लास के ऊपर हम लोग
एक्सहेल करते हैं, ब्लो करते हैं, तो देखते हैं कि वो ग्लास के आसपास पूरा का पूरा ड्रॉपलेट्स आ जाता है। वो ड्रॉपलेट्स कैसे आया बेटा? वो ड्रॉपलेट्स जो है वो आपके बॉडी के अंदर से आ रहा है, आपके ब्रीथ आउट एयर से आया है। तो क्योंकि ब्रीदिंग प्रोसेस जो होता है एकदम कंटिन्यूअस होता है, तो ब्रीदिंग की वजह से वाटर का लॉस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन पूरा कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो पर्सपिरेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पर ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसको हम लोग एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वाई वी फील कूल बिलो ट्री, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे बच्चा, सवाल आने वाला यही वाला, उसको हम लोग देखेंगे। बिल्कुल श्रेया, सवाल यही था। ओके, अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट, कितना हीट लॉस्ट होगा उसका अमाउंट तो हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है बॉडी के अलग अलग कंडीशन पर। अगर आपकी बॉडी ज़्यादा वर्क कर रही है तो हीट लॉस ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी रेस्ट में है, स्टेबल है, तो हीट लॉस वहाँ पे कम हो जाएगा। बाय रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस, बिल्कुल सही बच्चा। सर प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है ट्रांसपिरेशन होता है। हमारे बॉडी में पर्सपिरेशन होता है, प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है। लीफ के सरफेस से वाटर ड्रॉपलेट जो होता है वो इवापोरेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। और हमारी बॉडी के सरफेस से स्वेट इवापोरेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज पर्सपिरेशन। तो गर्मी के दिन रूफ टॉप वाला रूम ज़्यादा गर्म क्यों रहता है? ये बेसिक सी बात है बेटा, रूफ टॉप जो होता है वो ज़्यादा हीट हो जाता है, छत हीट होती है ना, तो उसकी वजह से। थैंक यू। ओके बच्चा, तो टेम्परेचर के बारे में ये लिख लिया। आई होप टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे बादल है, बारिश हो रही है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ही कम इवापोरेशन हो रहा है। वहाँ पे पूरा का पूरा धूप खिली हुई है, तो इवापोरेशन रेट ज़्यादा हो गया। इवापोरेशन रेट क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट, सेकेंड फैक्टर सरफेस एरिया। हेडिंग डालिएगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, एज यू ऑल पीपल नो दैट कि इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, इवापोरेशन भी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, उतना ज़्यादा पार्टिकल सरफेस पे मौजूद है, और जितना ज़्यादा पार्टिकल सरफेस पे मौजूद है, रेट ऑफ इवापोरेशन भी फास्ट हो जाएगा। रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या हो जाएगा बच्चा? फास्ट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक बीकर ले लिया, और इस बीकर में हमने यहाँ पर पानी डाल दिया। कितना ml है? 100 ml है। हमने यहाँ पर एक ग्लास ले लिया, और इस ग्लास में हमने पानी डाल दिया। कितना ml है? 100 ml है। और हमने यहाँ पर एक चाइना डिश ले लिया, मतलब कि सॉसर ले लिया, और इस सॉसर में भी हमने क्या किया है? पानी डाल दिया है। कितना पानी है? 100 ml है। मतलब कि पानी का अमाउंट जो है तीनों जगह सेम है। यहाँ पर हमने बीकर लिया है, सॉरी बीकर नहीं, इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बोलेंगे। हमने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लिया है, यहाँ पर हमने बीकर लिया है, और इधर हमने चाइना डिश लिया है। चाइना डिश का मतलब वही होता है जो आप समझ रहे हैं। चाइना डिश का मतलब होता है एक सॉसर, एक प्लेट टाइप का होता है। तो हमने यहाँ पर 100 ml ले लिया है। अब सवाल ये है कि कहाँ पर रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा? तो हम लोग बोलेंगे कि रेट ऑफ इवापोरेशन चाइना डिश में सबसे ज़्यादा होगा, देन कम्स बीकर, और सबसे कम होगा टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि सरफेस एरिया यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे उससे ज़्यादा है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। सर टेम्परेचर का प्रॉपर डेफिनेशन बता दीजिए। बच्चा मैंने आपको बताया है क्लास में, टेम्परेचर वाले टॉपिक में, इट इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, चाइना डिश में ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि मोर द सरफेस एरिया, या फिर ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन होगा। नोट करिएगा।
ओके, ममता ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि सर बरसात में गर्मी और बारिश दोनों होता है, फिर भी कपड़ा जल्दी क्यों नहीं ड्राई होता है? कपड़ा क्यों नहीं ड्राई होता है? असल में इस क्वेश्चन के पीछे जो आंसर है वो ह्यूमिडिटी का है। ह्यूमिडिटी की वजह से बरसात के दिन में कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। मतलब कि जैसे कि उमस वाली गर्मी में कपड़ा उतना जल्दी सूखता नहीं है। दैट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी। तो हमारा मेरे ख्याल से तीसरा फैक्टर ह्यूमिडिटी ही है। तो लिखते हैं हम लोग तीसरा फैक्टर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सवाल है कि ह्यूमिडिटी होता क्या है। अच्छा, मैंने देखिए डेफिनेशन लिखवाया हूँ कि नहीं लिखवाया हूँ? नहीं लिखवाया हूँ। तो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? तो हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, amount of water vapor present in air। एयर में कितना वाटर वेपर मौजूद है उसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्द्रता, या हम लोग उमस के नाम से भी जानते हैं कि ज़्यादा उमस है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, आर्द्रता ज़्यादा है। तो हमारे एनवायरनमेंट में भी, हमारे आसपास के माहौल में भी एयर में वाटर वेपर मौजूद होता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपके की सिलेबस में दिया हुआ है कि आप एक ठंडा ग्लास लीजिए एक ग्लास लीजिए और उसमें ठंडा पानी भरिए। तो आपने देखा होगा कि ग्लास के बाहर के साइड में वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाता है। वो वाटर ड्रॉपलेट्स आया कहाँ से? वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो आपका आया है एनवायरनमेंट से। उस ग्लास के आसपास वाटर वेपर मौजूद है, क्योंकि ग्लास का टेम्परेचर कम है तो इस वजह से वाटर वेपर कंडेंस होने लगता है और सरफेस पर जाकर स्टिक कर जाता है। तो दैट इज हाउ वी कैन से दैट आवर एटमॉस्फेयर या एयर कंटेन्स वाटर वेपर इन इट। तो कितना वाटर वेपर है, अगर हम लोग इसको मेज़र करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ह्यूमिडिटी को मेज़र कर रहे हैं। जैसे कि बच्चा ने पूछा था, ममता ने पूछा था कि बरसात के दिन में धूप भी अच्छी होती है, बरसात भी होती है, पर हम लोग देखते हैं कि धूप अच्छी होने के बावजूद भी कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, क्योंकि बरसात के दिन में एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। और जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो ये रेट ऑफ इवापोरेशन को स्लो कर देता है। अब सवाल ये कि कैसे ह्यूमिडिटी कैसे रेट ऑफ इवापोरेशन को स्लो कर देता है, उसको हम आपको एक डायग्राम से बताते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने पानी भर दिया और इसके आसपास का जो एयर है वो हम लोग बोलते हैं कि एयर इज ह्यूमिड, मतलब कि वाटर वेपर अच्छे से मौजूद है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वाटर वेपर को बना दिया। ये सब वाटर वेपर है, किस में है बच्चा? ये सब के सब वाटर वेपर आपका एयर में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एयर सरफेस ऑफ वाटर के बाहर है, सरफेस ऑफ वाटर के बाहर है, वहां पर क्या है बच्चा? वाटर वेपर है। ये क्या है बेटा? वाटर वेपर। वाटर वेपर इन एयर बिकॉज आवर एयर इज ह्यूमिड। अब ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। टाइप वाइप लिखना एकदम बंद कर लीजिए, एकदम बंद करिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। बार बार इसको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे आज के लेक्चर को आज ही खत्म करना है। तो वाटर वेपर मौजूद है। अब सवाल ये है कि क्या एयर जो है अपने अंदर कितना वाटर वेपर को अकोमोडेट कर सकता है? क्या उसकी कोई लिमिट है या अनलिमिटेड वाटर वेपर एयर में एंटर कर सकता है? तो इसका सिंपल सा आंसर होता है कि देयर इज अ लिमिट, कि वो एयर जो है एक मैक्सिमम कैपेसिटी तक ही वाटर वेपर को अपने अंदर क्या करता है? आने देता है या रहने देता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आपने पेपर में कहीं देखा होगा, जैसे कि दैनिक जागरण मेरे घर पर आता है तो तीसरे या चौथे पेज पर कोने में, ऊपर कोने में वहाँ पे लिखा रहता है कि कल का तापमान क्या था, मैक्सिमम क्या था, मिनिमम क्या था और ह्यूमिडिटी आर्द्रता क्या थी। तो वहाँ पे देखिएगा ह्यूमिडिटी को
हमेशा परसेंटेज में लिखा जाता है। ह्यूमिडिटी को हमेशा किस में लिखा जाता है? परसेंटेज में लिखा जाता है। अगर परसेंटेज 100 हो गया मतलब कि वाटर के अंदर अपना मैक्सिमम कैपेसिटी वाटर वेपर को, सॉरी, एयर के अंदर मैक्सिमम वाटर वेपर है 100% ह्यूमिडिटी, मतलब कि अब एयर और भी ज़्यादा वाटर वेपर अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है। और जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे परसेंटेज भी कम होगा, वैसे वैसे परसेंटेज भी कम होगा। आई होप आपने देखा होगा कि ह्यूमिडिटी को हमेशा परसेंटेज में नापते हैं, ह्यूमिडिटी को हमेशा परसेंटेज में नापते हैं। 100% का मतलब फुल्ली वहाँ पर क्या हो गया? वाटर वेपर मौजूद हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे वाटर वेपर है और इसको इवापोरेट करना है। क्या करना है बच्चा? इसको इवापोरेट करना है। तो ठीक है, इवापोरेशन तो हो जाएगा, इवापोरेशन तो हो जाएगा, पर सवाल यह है कि जो इवापोरेटेड वाटर है वो जाएगा कहाँ? एयर में उसको जाना है। वाटर यहाँ पर है, इवापोरेशन के बाद वाटर पार्टिकल को एयर में जाना है। मतलब कि अब जो वाटर है वो पूछेगा कि एयर भाई, क्या तुम्हारे अंदर और वाटर वेपर एब्जॉर्ब करने की क्षमता है? तो एयर बोलेगा कि हाँ मेरे अंदर क्षमता अभी है, तो क्या होगा? इवापोरेशन हो जाएगा। वहीं अगर एयर के अंदर ह्यूमिडिटी हाई हो गया, वाटर वेपर अपने मैक्सिमम कंटेंट पे चला गया, तो क्या इवापोरेशन हो पाएगा? नहीं। इवापोरेशन होने की कोशिश करेगा पर एयर बोलेगा कि नहीं, हम और वाटर वेपर अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, मेरा पेट जो है एकदम फुल हो गया है, मैं और वाटर वेपर को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। दैट इज द कॉन्सेप्ट कि हाई ह्यूमिडिटी पर रेट ऑफ इवापोरेशन स्लो हो जाता है। और वहीं अगर लो ह्यूमिडिटी है मतलब कि एयर का पेट खाली है तो बोलेगा कि दो और वाटर वेपर दो, मेरा पेट अभी खाली है, तो जितना इवापोरेशन करना है तो कर लो। तो लो ह्यूमिडिटी पर रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है और हाई ह्यूमिडिटी पर रेट ऑफ इवापोरेशन घट जाता है। बच्चा बोल समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, वेरी गुड, एकदम बढ़िया। तो देखिए, वाटर इवोपरेट करेगा तो उसमें बहुत सारे फैक्टर मायने रखते हैं। टेम्परेचर वाला फैक्टर, सरफेस एरिया फैक्टर और ह्यूमिडिटी वाला भी फैक्टर। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रेट ऑफ इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ये इक्वेशन बन गया, रेट ऑफ इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ठीक है, जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम रेट ऑफ इवापोरेशन। फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि वंस मोर, तो चलिए वंस मोर। तो मैं ये बोल रहा था कि सबसे पहले ह्यूमिडिटी को जानते हैं। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर के अंदर वाटर वेपर मौजूद है, उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। अब इस ह्यूमिडिटी को कैसे मेजर करते हैं? परसेंटेज पर। परसेंटेज आपका 0 से 100 पर जा सकता है। वैसे 0 तो बहुत ही कम रेयर केस में होता है, आमतौर पे हमारे एयर में ह्यूमिडिटी होती है। 0% का मतलब एयर में कोई भी ह्यूमिडिटी नहीं है, मतलब कि एयर एकदम कंप्लीटली ड्राई है। ड्राई एयर हैज़ अ 0% ह्यूमिडिटी। और वहीं अगर ह्यूमिडिटी 100% हो गया तो मतलब कि एयर के अंदर अपने मैक्सिमम अमाउंट में वाटर वेपर मौजूद है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर ड्राई एयर का केस ले रहे हैं, मतलब कि ह्यूमिडिटी 0% है। ड्राई एयर का मतलब एयर का पेट खाली है, एयर अभी भूखा है, एयर अभी प्यासा है। तो यहाँ पर वाटर का जो पार्टिकल है, लिक्विड स्टेट में जो है वाटर का जो पार्टिकल है वो इवापोरेट करना चाहेगा। तो इवापोरेट करने से पहले ये एयर की इजाज़त लेगा और पूछेगा, बोल एयर भाई, क्या तेरे पेट में जगह है? मैं पानी इवापोरेट कर रहा हूँ, तो क्या उस इवापोरेटेड वाटर को तू
एब्जॉर्ब कर सकता है? तो एयर बोलता है कि बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास ह्यूमिडिटी अभी बहुत कम है तो मैं पानी को वाटर वेपर के फॉर्म में अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तो इवापोरेशन होता जाएगा, ठीक है, तेजी से। धीरे धीरे क्या होगा कि एयर का पेट भरता जाएगा। एयर का पेट भरने का मतलब वाटर वेपर का कंटेंट बढ़ता जाएगा, मतलब कि ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी वैसे वैसे रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, घटेगा, क्योंकि एयर बोलेगा कि मेरा पेट अब भर रहा है, मैं अब और वाटर वेपर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हूँ, तो रुक जा भाई, और ज़्यादा इवापोरेशन मत कर। तो यहाँ पे क्या होगा, इवापोरेशन का रेट स्लो होने लगेगा जैसे जैसे एयर का पेट भरने लगेगा या फिर ह्यूमिडिटी बढ़ने लगेगी। सो दैट्स हाउ ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स द रेट ऑफ इवापोरेशन। अब बस बहुत बता दिया है नालायको, वंस मोर करके जान लोगे क्या बच्चे की? वेरी गुड दक्ष। एक ये सवाल आता है कि एसी रूम में हमें बहुत जल्दी राहत मिलती है, क्योंकि एसी क्या करता है कि रूम की ह्यूमिडिटी को निकालता है। आपने देखा होगा कि एसी के पीछे एक पतली सी पाइप लगी रहती है और उस पतली से पाइप से पानी टपकता रहता है। वो पानी आ कहाँ से रहा है बेटा? वो आपके रूम से आ रहा है। वो कहाँ से आ रहा है बच्चा? रूम से आ रहा है। रूम में जो वाटर वेपर है उस वाटर वेपर को निकालता रहता है, जिसकी वजह से अगर हम लोग एसी वाले रूम में एंटर करते हैं, अगर हम पसीने से एकदम लथपथ हैं, खून से नहीं, पसीने से एकदम एकदम लथपथ हैं, और हम लोग एसी वाले रूम में जाते हैं, तुरंत एकदम राहत मिलता है तो क्या बढ़िया ज़िंदगी, यही तो असली लाइफ है। तो वहाँ पर यही होता है, रूम में वो क्या करता है, रूम में वो वाटर वेपर को कम करता है, ह्यूमिडिटी को कम करता है। वहीं आपने देखा होगा कि जब सड़ी हुई गर्मी रहती है, सड़ी हुई गर्मी को हम लोग क्या बोलते हैं, उमस भरी गर्मी। तो उमस भरी गर्मी में आप कूलर के आगे बैठ जाइए, आपको कोई भी राहत नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत सारे वेपर हैं। तो इस वजह से हमारे बॉडी का जो स्वेट है वो इवापोरेट नहीं कर पाता है, हमारी बॉडी का स्वेट इवापोरेट नहीं कर पाता है। तो यही बोलते हैं कि उमस भरी गर्मी में केवल एसी ही काम करता है, कूलर बेकार हो जाता है। श्रेया एक बार फिर से रिपीट करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक ऐसा कमेंट है जैसे कि नहीं बोलते हैं कि सुनने में तो अच्छा लगा पर समझ में नहीं आया। नालायक हो। चलो लास्ट वाला देख, विंड स्पीड। विंड स्पीड के आधार पे भी हम लोग रेट ऑफ इवापोरेशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको विंड स्पीड के बारे में समझना है तो आप क्या करिए, ह्यूमिडिटी को साथ में लेके चलिए। ह्यूमिडिटी वाले टॉपिक में ही हम लोग विंड स्पीड को इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, विंड स्पीड को इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हम फिर से पिछले स्लाइड में जाते हैं, कहाँ गया ह्यूमिडिटी, ये रहा, ठीक है, फिर से पिछले स्लाइड में जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि वाटर वेपर बन गया है, ह्यूमिड हो गया है एनवायरमेंट, तो इवापोरेशन हो नहीं पा रहा है। अगर हमें यहाँ पे इवापोरेशन को इंक्रीज करना है तो एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है, इस सरफेस के ऊपर जो भी वाटर वेपर बना है उसको हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से विंड को ब्लो कर देते हैं। क्या करेंगे बच्चा, विंड को ब्लो करेंगे, और जब हम लोग विंड को ब्लो करेंगे तो यहाँ पर जो वाटर वेपर आपको दिख रहा है, सब के सब वाटर वेपर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, निकल के भाग जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर वाटर वेपर गायब हुआ, जादू से नहीं बेटा, विंड से। किससे, विंड से गायब हुआ। हमने हवा ब्लो किया तो हवा की वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा जो वाटर वेपर है वो क्या करेगा, ब्लो आउट हो जाएगा। यहाँ का एयर जो है अब धीरे धीरे साफ होता जाएगा, जिसकी वजह से अब ऊपर एयर में वाटर वेपर है नहीं। तो जब एयर में वाटर वेपर है नहीं तो इवापोरेशन क्या होगा, यहाँ पर बढ़ने लगेगा। तो रेट ऑफ इवापोरेशन को ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, रेट ऑफ इवापोरेशन को ये बढ़ा देगा। तो जब हम लोग, जैसे कि इसमें आप प्रैक्टिकल एग्जांपल ये देखते हैं कि अगर हम लोग कपड़े को सूखने के लिए रखें तो कपड़ा सूखेगा, पर अगर वहीं पर हम लोग पंखा चला दें तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर ठंडी के दिन में, आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि ठंडी के दिन में जब कपड़ा धीरे धीरे सूखता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर
फ़ैन चला देते हैं, कपड़े को फ़ैन के नीचे ला के रख देते हैं, देखते हैं कि बड़ा जल्दी ही सूख जाता है। क्यों? क्योंकि फ़ैन जो है वहाँ पर वाटर वेपर को हटाने का काम कर रहा है। तो जैसे जैसे वाटर वेपर हटेगा वैसे वैसे इवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा और कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। समझ में आया बात? तो ह्यूमिडिटी में हम लोग ये बोल सकते हैं कि विंड स्पीड में हम लोग ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इवापोरेशन is directly proportional to wind speed। एक ये बन गया, तो मतलब कि 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और बाकी तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बिल्कुल बच्चा, बरसात में ही तो हम लोग करते हैं ये सब आइडिया। पंखा में रख देते हैं, बाहर बारिश हो रही है तो कपड़ा अंदर ले आते हैं, पंखे के नीचे रख देते हैं, हो जाता है, एकदम सूख जाता है टनाटन। सबको बात समझ में आई? ये चारों फैक्टर से यस और नो। देखते हैं कि इसको क्या डाउट है अभी भी। अब तो इतना डिटेल में मैंने बता दिया, अब तो डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, एकदम डाउट नहीं होना चाहिए नालायको। ओके, सबको बात क्लियर है, बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। श्रेया, एक बार आप फिर से वो लेक्चर को रिवाइज करिएगा, खासकर ह्यूमिडिटी वाले पार्ट को, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर से आप करिएगा, थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से करिएगा। ओके, दूध वाला सवाल हम बाद में बताएंगे बच्चा, नालायक है। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट है, और अगला लेक्चर जो होगा हमारा फाइनल लेक्चर होगा, और अगले लेक्चर में हम लोग कुछ सवाल करेंगे जो कि इवापोरेशन से जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ एक प्लाज्मा स्टेट के बारे में हमें पढ़ना है और एक बीईसी के बारे में पढ़ना है। तो ये प्लाज्मा स्टेट और बीईसी बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे। इनफैक्ट नेक्स्ट क्लास में हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में टॉपिक को ख़त्म करने के लिए। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।